मैं विभा मिश्रा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण को लेकर आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में भी अपन ने आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की 2 विधियां देखी थी। मुख्यतः आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की 3 विधियां होती हैं। पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, जिसे हम वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं, और सारणीय प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। तो पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण और सारणीयन हमने पार्ट 1 में देखा था। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। तो इसको सर्वप्रथम हमने इस प्रकार से चार्ट के द्वारा प्रस्तुत किया है ताकि समझने में बहुत ही आसानी होगी। आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक है ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और आंकड़ों का अंकगणितीय रैखिक आलेख। पुनः ज्यामितीय आरेख को हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। इसको 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, दंड आरेख और वृत्त आरेख। फिर पुनः दंड आरेख भी जो होता है वो 3 प्रकार से बनाया जाता है, एक सरल दंड आरेख, एक बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। इसी प्रकार से जो बारंबारता आरेख है इसे हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत रखा गया है आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र और एक है तोरण। तो आंकड़ों का जो आरेखीय प्रस्तुतिकरण है, इससे आशय है कि जब आंकड़ों को इस विधि के अंतर्गत चित्र या डायग्राम, जिसे हम डायग्राम भी कहते हैं, के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो जब आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वो कहलाता है आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। ये 3 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अपन ने चार्ट में देखा था, तो उसका जो पहला प्रकार है वो ज्यामितीय आरेख। तो ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत भी अपन ने 2 भाग देखे थे, एक होता है दंड आरेख और एक होता है वृत्त आरेख। तो सबसे पहले हम दंड आरेख के 3 भाग देखेंगे, सरल दंड आरेख, फिर बहुदंड आरेख और फिर घटक दंड आरेख। तो आइए हम देखेंगे इसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे सरल दंड आरेख। जो सरल दंड आरेख होता है, इसके अंतर्गत समान अंतराल या समान विस्तार वाले जो आयताकार दंड होते हैं उनको लिया जाता है। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि इसमें एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों, जिसे हम बार्स भी कहते हैं, के द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या, आय। तो चित्र में जो ये डंडे के समान बने हुए हैं, तो ये दंड चित्र में ये अलग अलग दंड चित्र बने हुए होते हैं। जैसे चित्र में एक इंडस्ट्री उद्योग लिया गया है और उसका प्रोडक्शन लिया हुआ है, उत्पादन। तो हर इंडस्ट्री जो ABCDEF ये इंडस्ट्री के नाम है। तो पहली ए इंडस्ट्री है, इसके द्वारा उत्पादन मान लीजिए 320 हो रहा है, तो इसका दंड जो है वो 320 के आकार का बनाया हुआ। फिर जो बी है ये इससे अलग होता है दंड। दंड चित्र की विशेषता ये होती है कि इसमें जो भी आंकड़े होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण अलग अलग दंड के माध्यम से, बार्स के माध्यम से बताया जाता है। और जो दंड की ऊंचाई या लंबाई है वो आंकड़ों के परिमाण को बताती है। दंड का निचला छोर जो है वो आधार रेखा को स्पर्श करता है, ये OX आधार रेखा को स्पर्श कर रहा है दंड का निचला छोर, और इसकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। तो यदि कोई एक दंड सबसे ऊंचा होता है तो वह किसी खास विशेषता को बताता है। जैसे ए इंडस्ट्री का उत्पादन बता रहा है कि सभी इंडस्ट्री में सबसे अधिक उत्पादन जो है वो ए को बताया जा रहा है। तो इन चित्रों की विशेषता ये होती है कि इनको कोई भी एक व्यक्ति आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ सकता है, और समझने के साथ साथ हम इनमें इनकी तुलना भी कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं, जैसे फसल उत्पादन देख सकते हैं, जनसंख्या देख सकते हैं, विभिन्न राज्य, समय या लिंग, धर्म। इस प्रकार से जनसंख्या का जब दंड के माध्यम से आंकड़ों का जब दंड के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जो कि अलग अलग दंड होते हैं, वो कहलाता है सरल दंड आरेख। फिर है बहुगुण दंड आरेख। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुगुण यानी अधिक विशेषता वाला। तो इसके अंतर्गत एक ही दंड चित्र में 2 या 2 से अधिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले दंड जो कि आपस में चिपके हुए होते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अपन ने दंड चित्र बनाया था, ये वही दंड चित्र है, लेकिन इसमें एक से अधिक विशेषताएं होती हैं, तो सबको आपस में चिपका दिया गया है। जैसे इसमें OX अक्ष पर सन लिए गए हैं और OY पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए गए हैं। तो इसमें जो 4 दंड चिपके हुए हैं, ये विशेषता बता रहे हैं
कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो एक साथ ली गई है। इसी प्रकार से जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है विभिन्न वर्षों के हम आयव्यय के आंकड़े भी ले सकते हैं, आयात निर्यात भी ले सकते हैं। तो जब दो विशेषताओं के आंकड़े लेंगे तो इसमें दो दंड आपस में चिपके हुए होंगे। विभिन्न विषयों के प्राप्तांक लेंगे तो जितने विषय हैं उतने हम दंड आपस में चिपका देंगे। विभिन्न कक्षाओं के आंकड़े लेंगे तो वो हम दंड चिपका देंगे। तो बहुदंड में जितने भी अधिक विशेषताओं वाले दंड होते हैं, कम हो अथवा अधिक, वो सारे दंड आपस में चिपके हुए होते हैं। और अलग अलग सन के जैसे दंड दिखाई दे रहे हैं तो ये सेपरेट होते हैं, लेकिन जो विशेषता लिए होते हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। ये दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे घटक दंड आरेख। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक घटकों को दंडों और उसके उपभागों के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। किन्हीं आंकड़ों के कुल योग को भिन्न भिन्न घटक दंडों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कुल बच्चों में से नामांकित और गैर नामांकित बच्चों का अनुपात लिया गया है। तो विशेष बात इसमें ये होती है कि हाँ, एक बात और, इसे हम चार्ट या उपारिक भी कहते हैं। इसका नाम चार्ट भी है या उपारिक भी कहा जाता है। और इसमें जो प्रत्येक दंड की जो कुल ऊंचाई है वो आंकड़ों के मान के बराबर होती है। और सबसे पहले जो दंड की ऊंचाई है हम उसको 100 इकाइयों के बराबर मान लेते हैं। और उसके पश्चात जो भी आंकड़े दिए होते हैं उनको हम प्रतिशत में निकालकर, 100 से प्रतिशत निकालकर उसको हम विभाजित करके फिर प्रत्येक दंड में प्रदर्शित करते हैं। जैसे चित्र में OX और OY अक्ष पर जो विद्यार्थी लिए गए हैं वो विद्यालय में नामांकित नहीं होने वाले विद्यार्थी और विद्यालय में नामांकित होने वाले विद्यार्थियों को लिया गया है। तो जैसे पहला दंड है, इसको 100 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो 91.5 जो है वो विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी हैं और बचे हुए जो 8.5 है वो विद्यालय में नामांकित नहीं विद्यार्थियों को लिया गया है। तो इनमें हम आपस में विभिन्न अंगों की तुलना भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आंकड़े हम ले सकते हैं। जैसे किसी परिवार के व्यय की मद ले लें तो व्यय की मदों के अंतर्गत किन किन पर उनका खर्च हो रहा है, जैसे खान पान, किराया, दवा, शिक्षा, बिजली। एक ही दंड चित्र को हम 100 के अनुपात से मान लेते हैं और उसी में उनको आपस में अंतर विभक्त करके हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो वो कहलाता है घटक दंड आरेख। इसके बाद आता है वृत्त आरेख। तो दंड आरेखों के स्थान पर जब आंकड़ों को वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसके क्षेत्र के को अनुपातिक रूप से विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, इसे हम वृत्त चार्ट भी कहते हैं। और वृत्त को के केंद्र से परिधि की ओर सीधी रेखाओं में विभाजित किया जाता है जितने घटकों की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि इसमें बुक की सारणी 4.8 दी गई है। कार्यस्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या का वितरण करोड़ में। तो यह तालिका दी हुई है। इसमें 3 स्थितियां दी हुई हैं: सीमांत श्रमिक, मुख्य श्रमिक और गैर श्रमिक। तो जो जनसंख्या दी हुई है, जनसंख्या 9, 31 और 62। तो इसमें क्या किया जाता है, जब हम, जैसे हमें पता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त जो होता है, संपूर्ण वृत्त 360 अंश का होता है। यदि हम एक वृत्त के अंदर से 4 भाग करें तो 90-90 अंश के 4 कोण, हमें पता है कि 4 कोण होते हैं। तो चारों कोणों का मान यदि मिलाएंगे तो पूरा जो वक्र है, पूरा वृत्त है, वो 360 अंश का होता है। तो जब भी जो आंकड़े दिए हुए होते हैं तो हम उनका प्रदर्शन जो है वो कोणीय घटक से करते हैं। जो कोणीय घटक दिया हुआ है 32, 109 और 219, इन सब का मान 360 अंश हो रहा है। तो जब हम वृत्त में प्रदर्शित करते हैं तो हम कोणीय घटक को प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि ये बुक में तालिका दी हुई है, कभी कभी कोणीय घटक यदि नहीं दिया है तब हमें उनका मान निकालना होता है। तो जनसंख्या दी हुई है पहले में, फिर जनसंख्या का प्रतिशत निकाला गया है और प्रतिशत के बाद फिर कोणीय घटक निकाला गया है। तो वृत्त में जो प्रदर्शित किया गया है 31 करोड़, 9 करोड़ और 62 करोड़, यह जो है कोणीय घटक को प्रदर्शित किया गया है। लेकिन ये कोणीय घटक हम कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि जो मूल्य दिया हुआ होता है उसको हम प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। तो इसका जैसे एक उदाहरण लिया गया है कि जैसे किसी कक्षा के 90 विद्यार्थियों में से 40 ने प्रथम श्रेणी में, 30 ने द्वितीय श्रेणी में और 20 ने तृतीय श्रेणी में परीक्षा पास की। तो सबसे पहले हम इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो कितने में से है,
जैसे 40 विद्यार्थियों ने 90 में से 40 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की, तो प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको हम 40/90 गुणित 100 करेंगे। फिर इसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी, तो इसका प्रतिशत कितना निकाला, 45% निकला। अब जो 45 आया है, इसमें निरपेक्ष मान लिया जाता है, यानी दशमलव में यदि मान होता है तो उसको हम पूर्णांक मान लेते हैं, तो इसका एक्चुअल मान जो है वो 44 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन वृत्तचित्र जब हम बनाते हैं तो हमें निरपेक्ष मान यदि दशमलव में जो अंक है उनको हम पूर्णांक मानकर चलते हैं। तो इसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी में 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए कितने में से 30 ने पास की, 90 में से, तो 30/90 गुणित 100, तो इसका प्रतिशत निकल रहा है अप्रोक्सीमेट 33%। फिर 20 विद्यार्थियों ने तृतीय श्रेणी में पास की, तो 20/90 गुणित 100, इसका प्रतिशत निकल रहा है 22%। तो ये पहला चरण है, जब वृत्तचित्र निकालते हैं तो यदि जो अंक दिए हुए हैं आंकड़े, उनका सबसे पहले हमें प्रतिशत निकालना होगा। अब प्रतिशत निकालने के बाद हमें चूंकि वृत्त में प्रदर्शित करना है, तो 360 के अंतर्गत ही हमको इनमें विभाजित करना है। तो जब हम 360 में विभाजित करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि जैसे अब इन आंकड़ों को 360 अंश के विभिन्न भागों में प्रस्तुत किया जाना है, अतः इन प्रतिशत मूल्यों को 360 अंश से गुणा करके उनका कोण ज्ञात किया जाता है। तो जब हम कोणीय घटक ज्ञात करते हैं तो उसका फिर हमें एक फॉर्मूला लगाना है। जो प्रतिशत निकाला है उसका कोणीय घटक निकालने का फॉर्मूला होता है 45/100 गुणित 360। 360 से हमने क्यों गुणा किया, क्योंकि वृत्त जो होता है उसका मान होता है 360 अंश। तो पूरी परिधि के अंतर्गत हमें इनको विभाजित करना है। तो जब हम 45 का कोणीय घटक निकालेंगे तो इसको हल करने के बाद इसका निकलता है 160 अंश। इसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी वाले उनका प्रतिशत 33 निकला था, तो 33/100 गुणित 360, इसका निकाला है कितना, 120। फिर तृतीय श्रेणी वालों का प्रतिशत निकाला था अपन ने 22%, तो ये आता है 22/100 गुणित 360, तो इसका आ रहा है कोणीय घटक 80। अब देखिए 160, 120 और 80 तीनों का योग हो रहा है 360। ये 360 में अपन ने वृत्त में विभाजित कर दिए, तो ये अपना कोणीय घटक। अब इसे अपने को वृत्त में प्रदर्शित करना है, तो वृत्त में प्रदर्शित करने के लिए वृत्त के सेंटर पॉइंट पर चांदा रखकर घड़ी की सुई की दिशा में वृत्त से वृत्त के कोण बनाएंगे एवं वृत्त के घेरे को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो जब हम इनको वृत्त में प्रदर्शित करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वो वृत्तारेख बनेगा। देखिए प्रथम श्रेणी वाले जो है वो कितने, 45%, इनको अपन ने अलग डिजाइन कर दिया। फिर द्वितीय श्रेणी वाले कितने हैं, 33%। तृतीय श्रेणी वाले कितने हैं, 22%। लेकिन इनका कोणीय घटक का मान देखिए सेंटर में बनाने का तरीका क्या, ये कोणीय घटक इससे अपन ने बनाया इसके द्वारा, और उसको शो किया है कितने कितने %। तो इस प्रकार से वृत्तारेख। तो वृत्तारेख क्या कहलाता है कि जब दिए हुए आंकड़ों को हम वृत्त में प्रदर्शित करते हैं तो वो वृत्तारेख कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बारंबारता आरेख। तो समूहीकृत बारंबारता वितरण के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों को सामान्यतः बारंबारता आरेख के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बारंबारता अपन ने पहले भी सीखी थी कि विभिन्न जो अंक होते हैं या वर्ग होते हैं उनके अंतर्गत उनकी बारंबारता भी पाई जाती है। तो बारंबारता के अनुसार इनको चित्र में प्रदर्शित करते हैं, जिसे फ्रीक्वेंसी डायग्राम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रकार से अपन ने देखा था चार्ट में, आय चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र और ऊंचाई। ऊंचाई को हम तोरण भी कहते हैं। अब जैसे आयत चित्र बहुत सरल है, ये इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं और ये चित्र बनाने को आते हैं, तो बहुत सरल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आयत चित्र देखेंगे। आयत चित्र संतत चरों के लिए ही बनाए जाते हैं। वर्ग अंतराल की निचली सीमा और पूर्व अंतराल की उच्च सीमा के साथ मिल जाती है, भले ही वह समान हो अथवा असमान। अतः सभी आयत साथ साथ होते हैं। यदि चर विविक्त होते हैं तो उन्हें संतत चरों में बदला जाता है। तो जैसे चित्र में ओ एक्स अक्ष पर नंबर दिए हुए हैं और ओ वाई अक्ष पर उनकी संचयी आवृत्ति दी हुई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने कितने वर्ग, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से संतत चर होते हैं। तो कितने इसकी बारंबारता कितनी, उसके अनुसार ये बनाया गया है। अब अपन ने जो दंड चित्र देखा था, वही दंड चित्र जो है वो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं ये, तो ये कहलाता आयत चित्र। ये आयताकार होते हैं। तो इसमें हम संतत चरों के द्वारा ये बनाया जाता है। यदि चर विविक्त होते हैं तो उनको हम
संतत चरों में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ एक चीज और देखना अपने को कि जो आयत चित्र है वो असमान वर्ग अंतराल के भी हो सकते हैं। जैसे 0 से 10 से 20, 20 से 30, ये 5-5 का अंतर लिया हुआ है। 0 से 10, फिर 10 से 15 ले लिया गया है, फिर 15 से 20 ले लिया गया, 20 से 25, 25 से 30, इसके बाद ये 30 से 40, फिर 40 से 60 और 60 से 80। तो ध्यान रखना है कि जो आयत चित्र होते हैं वो समान वर्ग अंतराल के भी हो सकते हैं और इस प्रकार से असमान वर्ग अंतराल से भी बनाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे बारंबारता बहुभुज। यह आयत चित्र से ही बनाया जाता है। अपन ने आयत चित्र देखा था, वह तो बनाना ही होगा, लेकिन उसके बाद इसमें प्रत्येक वर्गांतर के वर्ग चिन्ह, जिसे हम मध्य मूल्य भी कहते हैं, के माध्यम से वक्र खींचा जाता है, जो आधार रेखा के शून्य से प्रारंभ होकर अंत तक जोड़ा जाता है। ये आयत चित्र में शून्य से प्रारंभ होकर ये वक्र बनाया है और ये वक्र नीचे जाकर ये अंत में आधार रेखा को शुरू से होके और ये स्पर्श कर रहा है। ये तो बारंबारता बहुभुज में आयत चित्र के ही ऊपर मध्य मूल्य को लेते हुए एक वक्र बनाया जाता है, जो शून्य से प्रारंभ होकर आधार रेखा के अंत तक जाता है। ये कहलाता है बारंबारता बहुभुज। इसके बाद देखेंगे हम बारंबारता वक्र। तो इसमें केवल वक्र बनाया जाता है। बारंबारता बहुभुज के बिंदुओं से निकटतम गुजरते हुए मुक्त हस्त से ये वक्र बनाया जाता है। तो ये जो वक्र बना हुआ है ये फ्री हैंड बनाना है अपने को। केवल ये पॉइंट्स अपन देख लेंगे, बारंबारता जो है वो मिला लेंगे, उसके बाद जो वक्र बनाया है अपन हाथ से इस प्रकार से बनाते, ये कहलाता है बारंबारता वक्र। आंकड़ों के प्रदर्शन की विधि है यह भी। फिर हम देखेंगे तोरण, जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो इसे संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं। इसे दो प्रकार से बनाया जा सकता है, से कम एवं से अधिक प्रकार से। से कम प्रकार का तोरण कभी घटता नहीं है और से अधिक प्रकार का तोरण कभी बढ़ता नहीं है। तो जब अपन संचयी आवृत्ति देखते हैं तो संचयी आवृत्ति से कम और से अधिक वाली देखते हैं। तो से कम वाली संचयी आवृत्ति के द्वारा भी जब हम वक्र इस प्रकार से बनाते हैं, आवृत्ति वक्र जिसे हम तोरण कहते हैं, तो इसमें वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा को x अक्ष पर लिया जाता है और इस प्रकार से अधिक वाले भी के द्वारा भी हमको बनाया जा सकता है। तो जब वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को लिया जाता है इसमें, तो इस प्रकार से ये वक्र से कम से अधिक वर्गांतरों के माध्यम से भी जब प्रस्तुत किया जाता है वो तोरण कहलाता है। अब इन दोनों वक्रों को यदि हम एक साथ मिला दें तो कुछ इस प्रकार से अधिक और से कम तोरण को हम एक मिला देंगे तो इसमें मध्य मूल्य ज्ञात हो रहा, जो बीच में सेंटर पॉइंट है, जो परिच्छेदन बिंदु है, ये मध्य मूल्य है। इससे यदि हम आधार रेखा को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचेंगे तो जो अंक प्राप्त हो रहा है वो मध्य का है। जैसे ओ एक्स अक्ष पर अंक लिए हैं 0 से 100 तक अंक लिए हैं, तो इनके बीच का जो मध्यिका वाला मूल्य है वो है 55, ये स्पर्श कर रहा है। तो तोरण से हमें मध्यिका का भी ज्ञात होता है। जब दो संचयी आवृत्ति से कम से अधिक वालों का हम एक साथ वक्र प्रदर्शित करते हैं, जो परिच्छेदन बिंदु है वो मध्यिका को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अंकगणितीय रेखा चित्र, इसे काल श्रेणी आरेख भी कहा जाता है, जिसको समय एवं चर के मानों के माध्यम से बनाया जाता है। तो अंकगणितीय रेखा चित्र के अंतर्गत काल श्रेणी आरेख भी जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंतर्गत समय कौन से हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, घंटा हो सकता है, तारीख हो सकती है, माह, वर्ष, सप्ताह, तो इनको x अक्ष पर दिया जाता है और चरों के मानों को y अक्ष पर आलेखित किया जाता है। अब इनको जोड़ने से जो भी रेखा चित्र प्राप्त होता है वो अंकगणितीय रेखा चित्र, जैसे हम काल श्रेणी आरेख भी कहलाता है। मुख्य रूप से ये लंबी अवधि के काल श्रेणी आरेख को प्रदर्शित करता है। जैसे ये चित्र में आया तो निर्यात के आंकड़े दिए गए हैं, तो इस प्रकार से इसे हम अंकगणितीय रेखा चित्र कहते हैं। कुछ यदि हम प्रश्न देखें तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे कि जैसे निम्नलिखित तालिका द्वारा जनगणना रिपोर्ट के आधार पर भारत में 2021-20 तथा 2009-10 की जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रकट की गई। इन आंकड़ों का लिखा हुआ है बहुगुणी दंड आरेख के रूप में प्रकट कीजिए। तो यदि प्रश्न के रूप में देखें तो बहुगुणी, चूंकि इसमें वर्ष के साथ जन्म दर मृत्यु दर दी हुई है, तो दो विशेषताएं दी हैं। तो अपन ने देखा था जब दो या दो से अधिक विशेषताओं को लेकर हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो बहुगुणी दंड आरेख। तो यदि ये आंकड़े दिए हुए तो इसके माध्यम से हम इस प्रकार से चित्र का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे लाइन वाला, इसमें हमें इनका जो डिजाइन दी हुई है इसको भी हम शो करेंगे। तो इस प्रकार से बहुगुणी दंड आरेख
को हम हल कर सकते हैं। चित्र के द्वारा प्रदर्शन करना, यदि आंकड़े दिए हुए तो उन आंकड़ों को हम चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देख लेते हैं, जैसे दंडारेख, उसका उत्तर है एक विमीय आरेख। दंडारेख में अपन ने देखा था अलग अलग एक एक डंडे खींचे हुए होते हैं, जिसे हम बार भी कहते हैं, तो ये एक विमीय आरेख भी कहलाता है दंडारेख चित्र। फिर आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आयत चित्र के माध्यम से हम बहुलक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो उसको बहुलक रूप में जाना जाता है। फिर तोरणों के द्वारा आलोकीय रूप में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है, तो इसका उत्तर है मध्यिका। से कम से अधिक से आवृत्ति से जो अपन ने तोरण बनाए थे, तो उनको यदि हम एक साथ करेंगे तो परिच्छेदन बिंदु के माध्यम से मध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है। फिर अंकगणितीय रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्न को समझने में मदद मिलती है। तो अंकगणितीय रेखा चित्र का संबंध आंकड़ों की कालिकता से है, जिसको हम समय भी कहते हैं। दिन, घंटा, समय, वर्ष के आधार पर रेखा पर लेकर इसके माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो अंकगणितीय रेखा चित्र भी कहलाता है। सत्य असत्य के रूप में कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कि जैसे पहला है कि दंडारेख के दंडों की चौड़ाई एक समान होना जरूरी नहीं, तो ये असत्य है, क्योंकि दंड आरेख में मुख्य रूप से ऊंचाई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो दंड जितना ऊंचा होगा वो अधिक विशेषता को बताएगा। फिर आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई अवश्य एक समान होनी चाहिए, ये असत्य है, क्योंकि आयत चित्र में अपन समान वर्ग अंतराल के भी देखे थे, असमान वर्ग अंतराल के भी देखे थे। फिर दंड चित्र में आयतों की चौड़ाई अवश्य एक समान होनी चाहिए, ये सही है। आयत एक चौड़ाई एक समान होनी चाहिए और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। फिर आयत चित्र की रचना केवल आंकड़ों के संतत वर्गीकरण के लिए की जा सकती है। जब हम आयत चित्र की गणना करते हैं तो यदि वर्गीकरण विविक्त आंकड़े हैं तो विविक्त को हम संतत में पहले बदलेंगे, उसके पश्चात ही हम संतत वर्गीकरण के द्वारा आयत चित्र की रचना करेंगे। फिर आयत चित्र एवं स्तंभ आरेख आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक जैसी विधियां हैं, ये असत्य है, क्योंकि स्तंभ आरेख दंड चित्र होता है और आयत चित्र जो चिपके हुए होते हैं वो तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक जैसी विधियां नहीं, अलग अलग है, तो ये असत्य है। फिर आयत चित्र की मदद से बारंबारता वितरण के बहुलक को आलोकीय रूप में जाना जा सकता है, ये सत्य है। आयत चित्र के माध्यम से हम बारंबारता वितरण के माध्यम से बहुलक को भी देख सकते हैं। फिर तोरणों से बारंबारता वितरण की मध्यिका को नहीं जाना जा सकता, ये असत्य है। से कम से अधिक आवृत्ति से जो हमने तोरण की रचना की थी उसके माध्यम से हम मध्यिका को जान सकते हैं। थैंक यू।